इस कहानी में हम देखेंगे कैसे एक मैथ्स टीचर जो अपनी बीवी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जिसे रशियन आर्मी मार देते हैं, और अपनी बीवी का मौत का बदला लेने के लिए किस हद तक जा सकता है और क्या वो रशियन आर्मी से अपना बदला ले सकेंगे या नहीं। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी स्नाइपर द व्हाइट रिबन। ये मूवी का लीड कैरेक्टर है निकोला, जो एक मैथ्स टीचर है और रहता है दूर दराज एक गाँव में। और इनका घर एकदम सुनसान जगह पे है, जिसके अगल बगल दूर दूर तक कोई और नहीं रहता है। निकोला और उसका वाइफ नास्तिया एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और निकोला बहुत खुश भी है क्योंकि वो कुछ दिनों में पापा बनने वाले हैं। और इनका घर में टीवी, मोबाइल, इंटरनेट कुछ भी नहीं था, और इसीलिए ये देश और दुनिया की खबरों से अनजान थे। और निकोला का घर से स्कूल काफी दूर था, और रोज वो साइकिल से स्कूल जाया करता था। और निकोला एक कमाल के मैथ्स टीचर था, जो मैथ्स में एकदम जीनियस था। क्लास में एक बच्चा था जो मिकोला को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और हर वक्त उसे परेशान किया करते थे। पर इस बात पर मिकोला कभी गुस्सा होते नहीं थे और ठंड दिमाग से उसे हैंडल करने की कोशिश करते थे। लंच ब्रेक में निकोला टीवी पर देखता है कि यूक्रेन के क्रीमिया शहर में रशियन आर्मी ने हमला कर दिया है। तब निकोला समझ जाता है कि उसका देश का हालत अब उतना अच्छा नहीं है। एक दिन एक रिपोर्टर निकोला और नास्ते के घर में आता है, ये पता करने के लिए कि ये दुनिया से एकदम अलग थलग क्यों रहते हैं। निकोला बोलती है कि नास्तिया प्रेग्नेंट है और इस माहौल में ही वो अपने बच्चे को जन्म देना चाहते हैं। रिपोर्टर ने घर के सामने सफेद पत्थर से कुछ बना हुआ देखा, और उसने पूछा, ये क्या चीज है। नास्तिया बोलती है कि वो एक व्हाइट रिवन नाम का एक भगवान का चिन्ह है, जो उसके परिवार के हर मुश्किल से बाहर निकालने में मदद करते हैं। रात को नास्तिया एक लकड़ी का मूर्ति बनाकर मिकुला को देते हैं, ताकि भगवान उसे हर कदम पे रक्षा करे। अगले दिन मिकुला स्कूल जाते हुए कुछ रशियन सोल्जर से रास्ते में मिलता है। निकोला उनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देके तेजी से साइकिल चला के वहां से निकल जाते हैं, और वो स्कूल जाके देखते हैं कि स्कूल एकदम खाली है, कोई भी बच्चा या टीचर स्कूल पे नहीं आया है। ये देखकर वो बहुत घबरा जाता है, और न्यूज में देखता है कि रशियन आर्मी कई जगह को अपने कब्जे में ले चुका है। मिकोला घबरा जाता है और घर के तरफ तेजी से साइकिल चला के पहुंचने की कोशिश करता है, क्योंकि नास्तिया घर पर अकेली है। और घर पहुंचकर देखता है कि रशियन सोल्जर नास्तिया को टॉर्चर कर रहे हैं। रशियन आर्मी का बोलना है कि ये लोग कोई स्पाई है, इसीलिए ये लोग पूरे घर की तलाशी लेते हैं और आखिर में घर को जला देते हैं। ये सबसे नास्तिया बहुत गुस्सा हो जाती है और पत्थर लेके सोल्जर्स को मारने की कोशिश करता है, और उनमें से एक सोल्जर नास्तिया पे गोली मार देता है, जिससे नास्तिया का मौत हो जाती है। और ये सब निकोला का आंखों के सामने हो जाता है, और निकोला का सारा सपना टूट कर चूर चूर हो जाता है, और वो नास्तिया को पकड़कर खूब जोर से रोता है, और उसके मन में एक बदले की भावना जन्म लेता है। अगले दिन रशियन सोल्जर आकर उन्हें रेस्क्यू करते हैं और नास्तिया को वहीं पर दफना देती है। लेकिन मिकोला यूक्रेन सेना के साथ जाना चाहते हैं और बोलते हैं कि प्लीज मुझे ले चलो, मैं अपना बीवी का मौत का बदला रशियन सोल्जर से लेना चाहता हूँ और अपने देश को बचाना चाहता हूँ। और ये सारे कहानी सुनकर यूक्रेन के सेना राजी हो जाता है और उसे आर्मी कैंप ले जाता है। नास्तिया का दिया हुआ लकड़ी का भगवान निकोला अपने साथ ले जाता है, लेकिन वहाँ के चीफ कमांड निकोला को भर्ती करने से इनकार कर देता है। बोलता है, हो सकता है कि ये रशियन का कोई स्पाई हो। इस पर निकोला बोलता है कि मैं जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, रशियन सोल्जर उसे ही मार दिया है, अब मैं जीकर क्या करूंगा। और इसीलिए मैं अपनी जान देकर भी मैं अपने वाइफ का बदला लेना चाहता हूँ, और यूक्रेन को रशियन आर्मी से बचाना चाहता हूँ। और ये सारी बात सुनकर कमांडर राजी हो जाता है और मिकोला को आर्मी में भर्ती कर लेता है। अब मिकोला का ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुका है, और उसे एक AK-47 को असेंबल करने दिया जाता है, लेकिन मिकोला को कुछ भी समझ में नहीं आता, और इससे कमांडर नाराज हो जाता है, क्योंकि उसे अब ट्रेन सेना चाहिए, और फ्रेशर को ट्रेन कराकर युद्ध में भेजने के लिए बहुत वक्त लग जाता है। अब निकोला ट्रेनिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देता है और मेहनत करता है। एक दिन निकोला अपने कमांडर से रिक्वेस्ट करता है कि उसे निकोला ना बोलकर एक कोड नेम दिया जाए जो रेवन हो। इस बात पर सभी हंसने लगते हैं। जो एक AK-47 को असेंबल नहीं कर सकता है, उसे एक कोड नेम चाहिए। फिर कमांडर बोलता है कि कोड नेम मांग के नहीं लिया जाता है, उसे कमाना पड़ता है। अगर तुम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकते हो तभी तुम्हें कोड नेम मिलेगा। फिर निकोला अपनी ट्रेनिंग में और ज्यादा ध्यान देता है, और अब वो बहुत ही कम समय के अंदर में AK-47 को असेंबल कर पाता है। अगले दिन कमांडर बोलता है कि हमारे पास स्नाइपर का कमी है, आप में से कौन कौन स्नाइपर बनना चाहते हैं। सबके साथ निकोला भी खड़े हो जाते हैं, और ये देखकर सभी हंसने लगते हैं। और कमांडर बोलता है कि तुम तो ठीक से AK-47 का मैगजीन भी नहीं लगा पाते हो, तुम कैसे स्नाइपर गन को हैंडल करोगे। इस पर निकोला बोलता है कि मुझे सिर्फ 20 सेकंड दीजिए, मैं पूरे AK-47 को असेंबल करके दिखाऊंगा। इस पर पूरे टीम मेंबर हंसने लगता है, लेकिन इस बार निकोला सिर्फ 18 सेकंड के अंदर में पूरे AK-47 को असेंबल कर देते हैं, और सारे टीम मेंबर हैरान होकर उसके लिए ताली बजाने लगते हैं। और इस पर खुश होकर कमांडर निकोला को स्नाइपर टीम में शामिल होने के लिए परमिट कर देता है। फिर निकोला स्नाइपर का ट्रेनिंग लेने के लिए स्नाइपर टीम में ज्वाइन हो जाता है।
और ट्रेनिंग में कमांडर बोलते हैं कि एक अच्छा स्नाइपर का पहला काम होता है कि वो कैसे हर माहौल में ढल सकता है और खुद को छुपा सकता है ताकि कोई उसे ढूंढ ना सके। इसके अलावा आप किसी के पास में कैलकुलेटर नहीं होगा रेंज का कैलकुलेशन करने के लिए, वो आपको अपने दिमाग से ही करना होगा। और अगर आपके टारगेट मिस हो जाता है तो आपके गन की फ्लेयर और साउंड से आपको डिटेक्ट करना आसान हो जाएगा। तो आपको हर वक्त एक परफेक्ट शॉट ही लेना होगा। पहला दिन की क्लास खत्म होने के बाद सबको एक स्नाइपर गन मिलता है। सभी को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एडवांस स्नाइपर गन मिलता है, जबकि मिकोला को एकदम पुराना वाला गन मिलता है। जिससे मिकोला नाखुश होकर इंचार्ज से पूछता है कि मुझे ही इतना पुराना गन क्यों दिया गया है। रिप्लाई में इंचार्ज बोलता है ये तुम्हारा मामा का घर नहीं है कि जो मर्जी वो गन आपको मिल जाएगा, इसी से आपको प्रैक्टिस करना होगा। और कोई चारा ना देकर उसी पुराना स्नाइपर गन से वो प्रैक्टिस शुरू कर देता है। फिर उन्हें बोला जाता है कि आपके अगल-बगल कितना भी बमबारी हो जाए, आपको 1 इंच भी नहीं हिलना है। और इसका टेस्ट के लिए कमांडर हर एक स्नाइपर के बगल में फायरिंग करता है। कुछ सेना डर जाते हैं पर निकोला 1 इंच तक भी नहीं हिलता है। और ये टेस्ट को निकोला बहुत अच्छी तरीके से पास कर लेते हैं। और नेक्स्ट टेस्ट में इनका शूटिंग टेस्ट किया जाता है। स्नाइपर एम लेने के बाद उनकी आंखों को ढक दिया जाता है, उसके बाद शूट का ऑर्डर दिया जाता है। इस टेस्ट में सभी पास कर लेते हैं पर मिकोला अपने पुराना गन से सही से एम लगा नहीं पाता है। और मिकोला बोलता है कि इस पुराना गन से टारगेट को हिट करना बड़ा ही मुश्किल काम है। लेकिन कमांडर बोलता है कि कहीं सेना ने इसी गन से टारगेट को हिट किया है। इसके बाद डिस्टेंस कैलकुलेशन का क्लास लिया जाता है। और क्योंकि मिकुला एक मैथ्स टीचर है तो सारे सवाल का जवाब वो पहले ही दे देता है, जिससे कमांडर बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है और ये टेस्ट भी वो अच्छे तरीके से पास कर लेता है। इसके बाद का टेस्ट था लो लाइट में शूटिंग एम करके शूट करना। सभी स्नाइपर टारगेट को हिट कर देता है पर इस बार भी मिकोला फेल हो जाता है। सभी स्नाइपर ट्रेनिंग खत्म करके जा रहे थे पर मिकोला अपने पोजीशन पे ही थे। कमांडर उसे उठने को बोलता है, जिसमें मिकोला रिप्लाई करता है कि वो टारगेट को हिट नहीं कर पाया क्योंकि उसने अभी तक शूट ही नहीं किया। इसके बाद वो शूट करता है और टारगेट पे ही जाके बुलेट लगता है और वो ये टेस्ट को भी अच्छी तरीके से पास कर लेता है। इसके बाद सभी को पासपोर्ट और रिजल्ट देकर फाइनल बैटल के लिए भेजा जाता है और रिजल्ट से पता चलता है कि मिकोला पूरे टीम में फर्स्ट आया है। और रेवन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसका असली मिशन अब शुरू होता है। और रेवन वही मूर्ति लेकर जो उसका वाइफ उसे दिया था निकल जाता है बैटल फील्ड में। बेस में पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि रशियन सोल्जर एक पैसेज को ब्लॉक करके रखा है। अगर फ्रंट लाइन से अटैक करे तो मुश्किल हो सकता है, इसीलिए स्नाइपर से ही काम चलाना होगा। फिर कमांडर सबके बीच से रेवन को सिलेक्ट करता है फर्स्ट मिशन के लिए। रेवन और उनके साथी निकल पड़ते हैं अपने पहला मिशन में और इस बार उन्हें रियल इंसान को मारना होगा। रेवन और कमांडर अपना पोजीशन ले लेता है और उनके बाकी साथी दूसरे साइड से पोजीशन लेते हैं और कमांडर का कमांड का वेट करते हैं। और कमांडो जब भी रेवन को डिस्टेंस गेस करने बोलता है, रेवन एकदम एक्यूरेट डिस्टेंस कैलकुलेट करके बोल देता है। कमांडर सभी को ऑर्डर देता है कि टारगेट के सर पे एम करने को। सभी अपना पोजीशन और टारगेट को सेट कर लेता है और शूटिंग का ऑर्डर का वेट करता है। तभी एक कार आ जाता है और सभी होल्ड पोजीशन में आ जाते हैं और उसी गाड़ी में यूक्रेन के 2 निवासी थे और रशियन सोल्जर उन्हें रोकते हैं और उनसे उनका पासवर्ड ले लेता है और लड़की पे हाथ उठाने लगता है। तभी कमांडर सबको शूट का ऑर्डर दे देते हैं और सभी एक साथ मिलकर शूट करते हैं और सभी रशियन आर्मी को मार देते हैं। लेकिन उनमें से एक बच जाता है जो वो लड़की को होस्टेज बना लेते हैं। कमांडर अपना एक्सपीरियंस से एक जबरदस्त हिट शॉट देता है जिससे वो रशियन आर्मी को ढेर कर देता है और मिशन को जीत लेता है। पहला मिशन खत्म करने के बाद रेवन खुशी खुशी अपने बेस पे लौट जाता है और लौट कर देखता है कि उनके बाकी साथी अब भी मिशन से लौटा नहीं है जो दूसरा मिशन में गए थे, जिनमें रेवन के कुछ साथी मारे भी गए। और उन्हें जो रशियन स्नाइपर ने मारा है उनका नाम है शरी और शरी एक जबरदस्त स्नाइपर है जिसका निशाना कभी चूकता नहीं है और जो लगभग 5 किलोमीटर दूर से भी एम लेके टारगेट पे हिट कर देता है और वो वीडियो रिकॉर्ड करके इंटरनेट में डाल देता है ताकि बाकी यूक्रेन सेना का मनोबल वो तोड़ सके। कुछ दिन बाद रेवन को फिर से एक मिशन में जाने का मौका मिलता है। वो अपने साथी के साथ मिशन के लिए निकल जाते हैं और वो लोग जाकर बम सेट करता है और दूर जाकर सभी अपना पोजीशन ले लेते हैं और रशियन आर्मी का आने का वेट करते हैं। कुछ ही समय के बाद रशियन आर्मी वहां पे आ जाता है और ये देखकर रेवन हैरान हो जाता है कि उनका पढ़ाया वाला एक बच्चा जो उसे बहुत ही ज्यादा तंग करता था वो रशियन आर्मी ज्वाइन कर लिया है। और ये देखकर रेवन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कमांडर जब रेवन को शूट का ऑर्डर देता है तो रेवन शूट नहीं करता है, वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है क्योंकि वो कभी उसका स्टूडेंट था। फिर रेवन अपना देश और प्रोफेशन का सोचकर उसी बॉम्ब पे शूट कर देता है जिससे सारे रशियन मारे जाते हैं। फिर पूरी टीम बेस कैंप पे लौट आता है जहाँ पर हम देखते हैं कि कर्नल और रेवन का बीच में दोस्ती बढ़ जाता है और वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा भरोसा करता है। और कर्नल अपना परिवार का फोटो रेवन को दिखाते हैं और बोलते हैं कि मेरा 2 बेटी है और उसे खबर ही नहीं है कि मैं यहाँ पे कर्नल का जॉब कर रहा हूँ।
और उन्हें पता है कि मैं कोई बिजनेसमैन हूँ। और फिर रेवन भी अपना वाइफ का दिया हुआ मूर्ति को दिखाकर बोलता है कि मैं भी यहाँ पे एक मिशन पे ही हूँ। इसके बाद वो लोग एक नया मिशन के लिए निकल जाते हैं और इनके पास खबर है कि रशियन के खतरनाक स्नाइपर शरी वहाँ पे मौजूद रहेगा। और रेवन पोजीशन लेने के बाद देखता है कि वही आर्मी जो उनका वाइफ को मारा था वहां पर मौजूद है। और रेवन का गुस्सा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और कर्नल से शूट करने का ऑर्डर मांगता है। और कर्नल बोलता है कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। और कुछ समय बाद रेवन फिर से परमिशन मांगता है कर्नल से और इस बार भी कर्नल मना कर देता है। लेकिन रेवन इस बार नहीं रुकता है और वो शूट कर देता है और इससे शेरी को इनका लोकेशन पता चल जाता है और वो कर्नल को शूट कर देता है। रेवन किसी तरह कर्नल को लेकर बेस पर पहुंचता है। रेवन देखता है कि गोली से कर्नल का मौत हो जाता है और इससे रेवन बहुत ही दुखी हो जाता है क्योंकि उसका गलती की वजह से आज कर्नल नहीं रहा। फिर रेवन प्रॉमिस करता है कि शेरी कहीं पे भी हो उसे ढूंढ के हेडशॉट से ही उनको मारना है। फिर वो अकेला ही निकल पड़ता है शेरी और रशियन आर्मी को मारने के लिए और रेवन अपना पोजीशन ले लेता है। और बहुत देर तक कोई मूवमेंट्स ना देखकर एक रशियन स्नाइपर अपना सर उठाता है। तभी रेवन उसे हेडशॉट देकर वहीं पे मार देता है और फिर रशियन स्नाइपर रेवन का लोकेशन पता कर लेते हैं और शूट करने पर रेवन के हाथ में जाकर लगते हैं। फिर रेवन उस स्नाइपर को भी हेडशॉट देकर मार देते हैं और रेवन घायल होने के कारण मिशन को छोड़ देता है। फिर कुछ दिन बाद रेवन को शरी का लोकेशन पता चल जाता है। वहां पर कमांडर बोलता है कि शरी कोई आम स्नाइपर नहीं है, वो लगभग 5 किलोमीटर दूर से भी टारगेट को हिट कर सकता है। प्लस वो खुद को ऐसे छुपा लेता है जिसे ढूंढ कर निकालना बहुत ही मुश्किल है और वो वीडियो रिकॉर्ड करके इंटरनेट में डाल देता है। उसी की वजह से हम उसका लोकेशन ट्रेस कर पाए हैं। उनमें से एक सेना बोलता है कि हम लोग माइन डाल देते हैं उसके लोकेशन पे, बस खेल खत्म। पर उस पर रेवन बोलता है कि जब तक हम लोग माइन प्लेस करेंगे तब तक वो हमें मार देंगे। फिर कर्नल बोलता है कि हम लोग 2 ग्रुप में वहां पर जाएंगे और एक ग्रुप सामने से स्नाइपर को बिजी रखेंगे और दूसरा ग्रुप पीछे से अटैक करेंगे। और मिशन के लिए पूरी टीम नेक्स्ट मॉर्निंग निकल पड़ते हैं। सारे सेना खुद को छुपाकर क्रॉलिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर से भी नजर गड़ाए पोजीशन लेके रखा है कि कहीं कोई यूक्रेन स्नाइपर तो नहीं है। रशियन की टीम में और 5 स्नाइपर था पर किसी को कुछ नहीं मिलता है और यहाँ पर यूक्रेन के सेना धीरे धीरे क्राउलिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं और दूसरी तरफ रेवन रात भर क्राउलिंग करके रशियन की बेस तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद रेवन गन में सलेंसर लगाकर कमांडर को बोलता है कि वो अंदर जाने के लिए रेडी है और इसी के साथ कर्नल सभी का पोजीशन जान लेते हैं और सबको बोलता है कि अपना शॉट रेडी रखने के लिए। और सभी सेना अपने अपने टारगेट को लॉक कर लेते हैं और कर्नल का ऑर्डर के साथ ही एक ही साथ सब फायर करके सारे रशियन सोल्जर को मार देते हैं। और दूसरी तरफ रेवन झट से 2 स्नाइपर के सामने आ जाता है और उन्हें गोली से मार देता है और दूसरी तरफ कर्नल हेवी गन से फायर करके शेरी का ध्यान डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। फिर शेरी अपना चीफ कमांडर का स्टेटस जानना चाहता है पर उसे कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं मिलता है। फिर वो अपने बाकी साथियों को भी कांटेक्ट करने की कोशिश करता है पर वहां से भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिलता है क्योंकि रेवन उसे भी मार दिया था। फिर कोई रिस्पॉन्ड नहीं पाकर शेरी छत पर आ जाता है और आकर देखता है कि उनका कमांडर अब नहीं रहा और ये देखकर शेरी बहुत घबरा जाता है और बैकअप टीम को कॉल कर देता है और उनको पूरी कहानी बोलता है। और बैकअप टीम बोल रहा है कि हम 10 मिनट के अंदर पहुंच रहे हैं, आप अपना पोजीशन होल्ड करके रखिए। और अब रेवन अंदर आ जाता है और शेरी का साथी को मारने ही जाता है तभी उसे शेरी का पोजीशन दिख जाता है। फिर रेवन उसका साथी को छोड़ शेरी पर चाकू से हमला कर देता है और चाकू शेरी के गर्दन में घुसाकर शेरी को मार देता है। फिर रेवन शेरी के दूसरे साथी को ग्रेनेड से हमला करके मार देते हैं। अब रेवन एम लेकर बैकअप टीम का इंतजार करते हैं और थोड़ी देर बाद बैकअप टीम आ जाता है जिसके ड्राइवर को रेवन गोली मारकर मार देते हैं और उनके बाकी साथी गाड़ी से निकलकर स्मोक बॉम्ब का यूज करते हैं खुद को छुपाने के लिए। लेकिन ये स्मोक बॉम्ब का कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि यूक्रेन सेना पहले से ही टारगेट सेट करके रखे हुए थे और एक एक करके सारे रशियन सोल्जर को मार दिया गया। अब रेवन का मकसद पूरा हुआ और उसे जिनसे बदला लेना था उनसे बदला भी ले लिया। अब वो अपने घर लौट के आते हैं जहाँ पे नास्तिया को रखा गया था और बोलता है कि मैंने तुम्हारा और मेरे दूसरे साथियों का मौत का बदला ले लिया है, अभी मुझे लौटकर फिर जाना पड़ेगा देश का सुरक्षा के लिए। अगर जिंदा रहेंगे तो फिर से लौट के तुम्हारे पास वापस आएंगे। फिर रेवन निकल जाता है दूसरे मिशन के लिए और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले मूवी के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।